ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मैं पूजा कुमावत आप सभी का स्वागत करती हूँ कोणार्क न्यूज़ अपना शहर अपनी बातें। तो आइए डालते हैं एक नज़र आज की ताज़ा खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। महानगर पालिका में वर्ष 2020 से 21 के लिए लगभग 821 करोड़ का बजट पास हुआ है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। या शहरामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव आता बऱ्यापैकी कमी असून जवळजवळ संपूर्ण देशामध्ये उल्हासनगरनी चांगला क्रमांक हा कोरोनाच्या महामारीवर मात करण्यामध्ये मिळवलेला आहे। त्याकरता झालेली जनजागृती आणि आपण पत्रकार बंधूंनी केलेला हा जो सहभाग होता, सहकार्य होतं, त्यामुळे लोकांना घरी राहण्याचं जे आव्हान आपल्या मार्फत वेळोवेळी करण्यात आलं, त्यामुळे नक्कीच त्याचा फायदा आपल्या शहराला झाला आणि लोकांनी ते तंतोतंत पाळलं, त्यामुळे आज आपण कोरोनावर मात करू शकलो। परंतु येत्या काळामध्ये पुन्हा ह्या कोरोनाच्या महामारीमुळे या संकटाला आपल्याला सामोरं जायला लागेल। त्याच्यामुळे त्याचा पहिला भाग म्हणून या उल्हासनगर महानगरपालिकेकडे आपलं स्वतःचं असं स्तोत्र म्हणून हॉस्पिटल नाही आहे। त्या कोरोनाच्या महामारीमुळे आपण एक 100 बेडचं हॉस्पिटल या येत्या काळामध्ये आपण एक कायमस्वरूपी हॉस्पिटल आपल्या उल्हासनगर महानगरपालिकेचं आपण एक तयार करतो। या शहरामध्ये विविध कामं करताना प्रामुख्याने काही कामं आहेत, त्याच्यामध्ये अमृत योजना असेल, भुयारी गटर असेल, पाणी पुरवठ्याच्या बाबतीमध्ये मी आपल्याला सांगू इच्छितो की पाणी पुरवठ्याची जी आपल्याकडे मागे योजना आली, त्या योजनेमध्ये जवळजवळ 75% भागामध्ये आपण पाणी पुरवठा या ब्लू पाईपलाईनद्वारे आपण पोहोचू शकलो। अजून 25% जो भाग तो स्लम एरियामध्ये आहे, तो आपला अजून उर्वरित भाग आपला अजून पाणी पुरवठ्याचा बाकी आहे। त्या ठिकाणी आपण अमृतच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा योजना ही पूर्ण करणार आहोत। स्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये या कोरोनाच्या महामारीमुळे आपण बघितलं की उल्हासनगरामध्ये स्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये खूप प्रमाणात स्वच्छता केली, परंतु स्वच्छतेमध्ये निघणारा हा कचरा आणि राज्याला डम्पिंगचा विषय, त्याकरता प्रामुख्याने गेल्या 5 वर्षापासून पाटील मॅडम जेव्हा महापौर होत्या तेव्हा 5 नंबरला आपण डम्पिंग ग्राउंड तिथे दिलं होतं, परंतु ते डम्पिंग ग्राउंड आता आपल्या शहरामध्ये नसायला पाहिजे म्हणून प्रामुख्याने तेव्हापासून आपण ही प्रक्रिया राबवत होतो आणि तेव्हापासून आपले पत्रव्यवहार शासनाकडे होते। शासनाच्या माध्यमातून आपल्याला उसाटणीमध्ये आपल्याला जमीन मिळाली, परंतु तिथे पैसे द्यायला लागतील आणि त्यावेळेस आपल्या आर्थिक परिस्थिती बरोबर असताना आपण ते पैसे आपल्याला माग व्हावे त्याकरता आपला प्रामुख्याने प्रयास होता आणि त्या प्रयासाला आपल्याला यश आलं असून आपल्याला मागच्या गत आठवड्यामध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये आपल्याला निःशुल्क ही जमीन मिळालेली आहे। प्रामुख्याने ते जमीन मिळाल्यानंतर आता त्या जमिनीला संरक्षण भिंत घालण्यासाठी आपण ह्या बजेटमध्ये तरतूद केलेली आहे। डांबरी रस्ते असो किंवा आता नव्याने होणारे रस्ते असो, त्या रस्त्यांकरता सुद्धा आपण प्रामुख्याने या बजेटमध्ये तरतूद केलेली आहे। शैक्षणिक भागाचा मुद्दा सध्या शाळा कॉलेज सगळे बंद आहेत, महानगरपालिकेच्या शाळा पण बंद आहेत, परंतु नव्याने काही शाळा आपल्याला दुरुस्ती करायच्या आहेत आणि नव्याने शाळा उभारणी करायच्या आहेत। काही शाळांचं बांधकाम पडलेलं आहे, त्या ठिकाणी आपल्याला शाळा उभारणी करायची आहे।
त्या शाळा उभारणीकरता आपण ह्या महासभेमध्ये तरतूद केलेली आहे. त्याशिवाय 7वीपर्यंत इयत्ता आहे ती 10वीपर्यंत वाढवून एखादी शाळा किंवा शाळेची इमारत नव्याने दुरुस्त करून त्या ठिकाणी आपण प्राथमिक माध्यमिक जसा आपला वर्ग आहे तसा 11वी 12वी करता आपण कॉलेज का नको तयार करायला, जेणेकरून आपल्याला एक कॉलेज पण तिथं झालं पाहिजे. म्हणून त्याकरता आम्ही प्रयत्नशील आहोत आणि आपण येत्या काळामध्ये आपलं महानगरपालिकेचं एक महाविद्यालय 11वी 12वीसाठी तुमचा तरी असेल ना की कॉमर्स आर्ट्स तरी आपला सुरू करण्याचा आपला मानस आहे. त्याकरता आपण या बजेटमध्ये आपण तरतूद केलेली आहे. बरेच समाज मंदिर आहेत, काही प्रवेशद्वार आहेत. समाज मंदिर प्रवेशद्वाराची पडझड झाल्यामुळे नेहमी वारंवार पत्रकार बंधू आपल्या मार्फत आम्हाला तक्रार प्राप्त होते. त्याकरता येत्या काळामध्ये अशा समाज मंदिराची आणि प्रवेशद्वारांची सुंदर बांधणी किंवा त्याची डागडुजी करता पण आम्ही याच्यामध्ये प्रयोजन केलेले आहे. खेमानी नाल्याचा विषय हा नेहमी चर्चेला जातो. त्या खेमानी नाल्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा आम्ही ते डेव्हलपमेंट करण्याकरता या बजेटमध्ये प्रामुख्याने याच्यामध्ये आम्ही तरतूद ठेवलेली आहे. महानगरपालिकेकडे मार्केट आहेत, परंतु मार्केटची अवस्था दुरावस्था झालेली आहे. आपल्या पत्रकारांच्या माध्यमातून आणि विविध नगरसेवकांच्या माध्यमातून वेळोवेळी मार्केटची तक्रार प्राप्त होते. त्यामुळे त्या मार्केटमध्ये पण अद्ययावतपणा करून ते मार्केट नव्याने कसे चालू करता येतील त्याच्याकरता सुद्धा आपण या बजेटमध्ये तरतूद केलेली आहे. दफनभूमीचा विषय मागे कित्येक काळामध्ये आपल्या दफनभूमीचा विषय काढतात, त्यावेळेस त्याचीकरता देखभाल करण्याकरता आपण या बजेटमध्ये तरतूद केलेली आहे. महानगरपालिकेच्या माध्यमातून काही प्लॉट्स आपल्याला हस्तांतरण झालेले आहेत. मग ते प्लॉट हस्तांतरण झाल्यानंतर त्या अतिक्रमण होतात आणि आपण वेळोवेळी तक्रार करतात. परंतु आता आपल्याला मारळगावच्या ठिकाणी जो प्लॉट भेटलेला आहे 2 एकराचा, त्या ठिकाणी आपण महापौर आणि आयुक्त म्हणून निवासस्थान तसंच शासकीय विश्रामगृह याचा सुद्धा आपण महाराष्ट्र ठेवला, त्याच्याकरता सुद्धा आपण या बजेटमध्ये आपण प्राविधान केलेलं आहे. सिंधू भवन जे अपूर्ण राहिलेलं आहे त्या सिंधू भवनकरता सुद्धा आपण या बजेटमध्ये आपण प्राविधान केलेलं आहे. तसंच संत रोहिदास भवन, त्याचप्रमाणे महर्षी वाल्मिकी भवन आणि अत्यंत आनंदाने मला सांगायला लागतं की गेल्या कित्येक वर्षापासून पत्रकार बंधूंची मागणी होती की आम्हाला पत्रकार भवन पाहिजे, जेणेकरून पत्रकारांचं सुद्धा एक आपल्या ह्या उल्हासनगरमध्ये जे योगदान श्रेय आहे त्याकरता एक भवन निर्माण पाहिजे. म्हणून पत्रकारांसुद्धा पत्रकार भवनाच्यासाठी सुद्धा आम्ही या बजेटमध्ये आम्ही तरतूद केलेली आहे. भारतीय जनता पार्टीचं 2.5 वर्ष या महानगरपालिकेवर सत्ता होती. त्यावेळी 5 कोटी निधी होता महापौरांना. ओके, आम्ही त्याच्यात कपात करून तो 3 कोटीवर आणला. ओके, म्हणजे आम्ही कुठेतरी जनतेचं तुमच्या मनात जी शंका आहे ती कमी करण्याचं काम आम्ही केलं. ठीक आहे, 3 कोटी निधी अशी परिस्थिती की आम्ही दोन्ही महापौर आणि उपमहापौर झोपडपट्टी भागामध्ये राहतो आणि झोपडपट्टीमध्ये नाल्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात आहे. झोपडपट्टीमध्ये अनेक प्रश्न आहेत, पाऊलवाटांचे प्रश्न असतील आणि साकावचे प्रश्न असतील, अनेक प्रश्न असतात तर ते आम्हाला ताबडतोब करता येत नाही. म्हणून ह्या निधीच्या माध्यमातून आम्हाला करू शकतो आम्ही. म्हणून हा निधीची आम्ही तरतूद केले. दुसरी गोष्ट अशी आहे का नगरसेवकांना जो निधी 30 लाखाचा होता तो आम्ही 20 लाखावर आणला. श्रीकुंज नगरसेवकांचा 30 लाखाचा निधी आम्ही 15 लाखावर आणला. म्हणजे आम्ही जितकं कमी करता येतील. आयुक्तांची परिस्थिती अशी का आयुक्त IAS दर्जाचे असतात. आयुक्त आल्यानंतर आयुक्त त्यांच्या पद्धतीने मेहनत करतात, कामं करतात, पण आयुक्ताचं काम तुम्हालाही पत्रकारांच्या माध्यमातून कळते का फार उशिरा काही गोष्टी निर्माण होतात, त्याचे टेंडर उशिरा निघतात सगळ्या गोष्टी. पण हे जर निधी आमच्या फंडातला निधी असेल, आमच्या हेडचा निधी असेल तर ताबडतोब आम्हाला टेंडर करता येतात आणि त्याच्यावरचं टेंडर करून टेंडरिंगच असते, त्यामुळे कोणीही भरू शकतो आणि काम करता येईल. त्यामुळे लोकांच्या सुविधेसाठीच हा निधी ठेवलेला आहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. पंजाबी कॉलोनी रोड की दुर्दशा पर आइए जानते हैं क्या है कहना लोगों का। शहर के रास्तों की परिस्थितियों से आप जो है रूबरू हैं, लेकिन हर साल जो है करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जो परिस्थितियां रहती है उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता। ऐसे में हर साल जो है सवाल किया जाता है, मीडिया द्वारा भी पूछा जाता है कि आखिरकार जो है इन रास्तों को बनाने में कितना समय लगेगा। कई रास्तों की जो है हमने अपने चैनल के माध्यम से भी बताई कि वो एक ऐतिहासिक गड्ढे हैं, यानी कि प्राचीन गड्ढे हैं शहर की, जो कि पिछले 20 सालों से 30 सालों से बनाए नहीं गए हैं और उन गड्ढों का जो आकार लगातार बढ़ते जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि एक दिन ये शहर जो है इस गड्ढों के बीच में निगल लिया जाएगा। अब जो है काम किस तरीके से किया जाता है, जो कहा जाता है कि काम करने की प्रक्रिया की जा रही है, गड्ढे बुझाने की प्रक्रिया की जा रही है, उस काम के बारे में मैं आपको यहाँ पर जो है बताना चाहूँगा। देखिए किस तरीके से जो है काम को
किस तरीके से जो है काम को किया जाता है। जब यहाँ पर हम पहुँचे, जो गड्ढे की परिस्थिति देख रहे थे, तो आप पहले तो पूरे रास्ते पे ऊपर से नीचे तक अगर आप देखेंगे तो गड्ढे हैं। ग्रिट यहाँ पे डाली गई थी पहले, जो है गड्ढों को बुझाने के लिए बरसात हुई तो पानी के साथ सिर्फ ग्रिट रह गई और जो मिट्टी और जो सीमेंट थी वो बह गई। अब जो काम किया जा रहा था वो इतने बड़े पत्थर को लेकर जो है काम किया जा रहा है। करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इस तरीके से जो है करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जब हमने पूछा कि इस मटेरियल को आप यहाँ पर डाल रहे हैं तो इससे जो है क्रश करने की प्रक्रिया कुछ होगी, क्योंकि ढलान वाला रास्ता है, गाड़ियाँ आ रही जा रही है, लेकिन कहना ये रहा कि ऑटोमेटिकली जब गाड़ी जाएगी तो टायर से जो है ये खुद क्रश्ड हो जाएंगे, यानी कि ये दब जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि शहर में किस तरीके से गड्ढों को भरा जाता है। कई जगहों पर इस तरीके की टाइल्स लगा दी जाती है और गड्ढों को भरने की प्रक्रिया की जाती है। अगर आप अंदाज़ा लगा ले, कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन बड़े बड़े पत्थरों से या फिर इन टाइल्स से गाड़ियां किस तरीके से जो है स्लिप होगी और कितनी दुर्घटनाएं जो है होती रहती है। 2-3 साल ही हो गया, रोड पूरा टूटा है, परेशानी है, माल लेके जाते, टायर ख़राब हो जाते, सब परेशानी बहुत दिखते और मोटरसाइकिल लंघने को भी जगह नहीं है, बहुत हालत ख़राब है। जितने आजू बाजू वाले परेशान हो रहे सब आदमी, जल्दी से जल्दी हमारा रोड बनना चाहिए। नगर सेवकों को पता चला कि नगर सेवक कोई आता ही नहीं है इधर, कोई समझ में नहीं आ रहा नगर है जहाँ नहीं है इधर का, कोई नगर सेवक आता ही नहीं है इधर कोई। पूरा रोड उधर से लेके वो फर चौक तक पूरा खराब है सब, कोई नगर सेवक का इधर पता ही नहीं है जहाँ नहीं है, इतनी परेशानी है इधर। रास्ते की हालत कितने समय से ख़राब है, किस तरीके से काम किया जाता है, हादसे होते होंगे? कम से कम ये रास्ता 1 साल से ख़राब है और ना कोई बनाने आता है ना कुछ आता है। रोज़ कम से कम 10 से 15 गाड़ी गिरती है और कम से कम यहाँ पर आप देखोगे ये रोड बिल्कुल भी नहीं बना है। कोई भी आता है देख के जाता है, वार्ड वाला बोलता है ये मेरा वार्ड है, वो बोलता है वो मेरा वार्ड है, कोई आता है देख के चले जाता है। और खड्डे तो इतने हो गए, अभी नीचे तक खड्डे हो गए। अब देखो पूरा रोड पूरा कैसा बना हुआ है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, गाड़ियाँ इधर आती है गिरती रहती है, कभी काम नहीं हुआ इसका अभी तक। कभी भी गड्ढे बुझाने की कोई प्रक्रिया जिस तरीके से अभी देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़ी ईंट डाली जा रही है, इसी तरीके से काम किया जाता है। ये इधर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहा है तो इसके लिए उनको तकलीफ हो रही, तो वो तभी उन्होंने यहाँ पर डाला हुआ है ताकि हमारे गाड़ियों को तकलीफ ना हो। अभी तुम देख सकते हो ऑलमोस्ट कितनी लेडीज़ हमेशा गिरती हैं यहाँ पे। रात को जब लाइट चले तो पानी बहता है, बहुत सारे लोग लड़कियाँ आपको पीछे उतर जाते हैं, गाड़ी वाले लेडीज़ जो बैठती है ना, अकेले लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इनफैक्ट कोई भी आप सामने देख सकते हो गाड़ी है चढ़ नहीं पाएगी गाड़ी, और कोई भी कॉर्पोरेट आता है बोलते हैं, हम बोले ना यहाँ पे काम नहीं चालू है तो बोलते हैं हमारा वार्ड नहीं है, वो बोलते हैं हमारा वार्ड नहीं। वार्ड किसका पता नहीं लगा ना हमको, ये वार्ड है किसका। आप जो है मतदाता है, आप ही जो है कंफ्यूज है कि वार्ड किसका, वार्ड किसका हमको नहीं पता लग रहा है। हम देते तो हैं वोट, पर जो जिनको वोट देते हैं वो तो हमको बोलते हैं हमारा वार्ड नहीं है, वो बोल रहे हैं उनका वार्ड है, हम काम नहीं करेंगे, तुम काम नहीं करो, उधर कंप्लेन करो, इधर जहाँ पे सब जगह कंप्लेन किए पर कोई यहाँ पे आता नहीं है कंप्लेन करने के बावजूद भी। क्या कहेंगे दिक्कतों के लिए, क्या जो दिक्कतें होती है रोज़ाना? अभी सामने ही जो है बड़ी बड़ी ईंट और ग्रिड डाल दी गई, लेकिन उसको जो है क्रैश करने का काम नहीं किया गया। ये लोग इधर से जाते हैं नगर सेवक, कारों में घूमते हैं, ब्लैक फिल्म करते हैं, आग बंद करके तभी चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। और ये पंजाबी कॉलोनी का वार्ड है भारतीय आश्रम संस्कार के इधर, ये ना पैसा दे के वोट लेता है, पैसा देते भी नहीं है, तब हमारे इधर के पैसे लेते भी नहीं है, तभी भी ऐसा ही डालते हैं। और हम लोग पैसा लेते नहीं है, इनको लगता है हम पैसा लेते, पर पैसा लेते नहीं, हम लोग ऐसे ही डालते बिना पैसे के। हम तभी बिंदास बोलते हैं, जो पैसा लेता है वो बोलता नहीं है, चोरी करके भागता है। अपन सीधा बोलता है। उसी में परसों नगर से वो आया गुप्ता, पप्पू गुप्ता, उसको बोला रोड बनाओ तो बोलता है बनाते। कॉन्ट्रैक्ट पास हो गया, बारिश के बाद करते, पर कभी बनेगा मेरे को नहीं लगता है, ऐसा 2040 में बनेगा लगता है ये रोड। आसपास के लोगों का भी कहना है कि कई लंबे समय से इस पर काम नहीं किया गया है। जब वो इसकी शिकायत लेके नगर सेवक के पास जाते हैं तो नगर सेवक कहते हैं कि ये हमारा इलाका नहीं है, ये किसी और का इलाका है। तो खुद मतदाता भी जो है अब कंफ्यूज हो चुके हैं कि आखिरकार उन्होंने जो मतदान दिया, जो चुनाव के समय में जब नगर सेवक बन गए, तो अब वो भी कंफ्यूज है कि हम किसके पास जाएँ। तो हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से जो कि शहर भर में ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं गड्ढों को भरने की प्रक्रिया चल रही है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, नज़ारा देख लीजिए कि किस तरीके से शहर भर में कार्य किया जा रहा है। हमेशा से यही कोशिश रही है कि शहर में जो परिस्थितियां हैं उसको रूबरू आप तक कराते रहे। ऐसे में एक मुहिम भी हम चला रहे हैं शहर में, जितने भी जो गड्ढे हैं वो उसकी तस्वीरें जो है आप हमारे मंच टीवी को भेज सकते हैं, जहाँ पर इस तरीके की दिक्कत है, इस तरीके की समस्या है, ताकि समस्या को जनप्रतिनिधि तक पहुँचाया जाए, प्रशासन तक पहुँचाया जाए। उन तस्वीरों को जो है आप हमारे दिए हुए नीचे स्क्रॉल नंबर पर जो है ज़रूर भेजें, वीडियो बना के भेजें, ताकि जो परिस्थितियां हैं रास्तों की वो प्रशासन तक पहुंचाई जाए और इसका किसी ना किसी तरीके से कोई सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं ये आम जनता के टैक्स से किए जा रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। पंजाबी कॉलोनी रोड के विषय पर हमने मुलाकात की वहां के नगर सेवक
सुजीत चक्रवर्ती से। आइए जानते हैं कि क्या है उनका कहना। सुजीत जी, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से जो कि क्रिटिकेयर के सामने से जो रास्ता पंजाबी कॉलोनी की तरफ जाता है और अन्य शहर के रास्तों को जोड़ता है, काफ़ी खस्ता हालत है वहाँ की, तो किस तरीके से वहाँ पर जो है काम किया जाएगा? नागरिकों का कहना है कि काफ़ी लंबे समय से परिस्थिति गंभीर है, तो आखिरकार इतने समय से वो रास्ते पे दुरुस्ती के कार्य किस तरीके से नहीं हुए और किस तरीके से किए जाने हैं, ये जानना चाहेंगे। एक्चुअली पंजाबी कॉलोनी से लेके सुभाष नगर तक, बाजी मार्केट तक मेरे वार्ड में आते हैं, क्योंकि 25 लाख का एससी पर है और वो 7-8 महीने मेरे हिसाब से हो गया है वर्क ऑर्डर निकल, लेकिन हुआ नहीं है। तो मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर कर क्यों नहीं रहा, हो सकता कोई कोरोना की वजह से ऐसा हो सकता है। और मैंने उनको बहुत बार फ़ोन किया है, उनके ऑफिस में गया है, कभी ऑफिस बंद मिला, कभी मिला। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया। जिस तरीके से आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क साधने की जो है कोशिश की, तो प्रशासन से कुछ बातचीत हुई होगी निधि को लेके कुछ, और नागरिकों को राहत कब तक मिल पाएगी, ये एक सटीक अगर समय मिल जाए, जानकारी मिल जाए? देखिए, एक्चुअली उनको भी मालूम है ये फंड पास हुआ है, उनका भी थोड़ा काम है कि आके राउंड मार के देखे क्या हुआ, ये काम हुआ नहीं हुआ। आखिर में मैंने उनको 2 बार फ़ोन किया। अभी आप आने से 1 घंटा पहले मैंने उनको फ़ोन किया कि बाबा काम नहीं हो रहा है, आपको फ़ोन करना पड़ रहा है मेरे को। तो मैं ऐसा ब्लेम नहीं कर रहा कोई कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन मैं बोलता हूँ हो सकता है कोरोना का प्रॉब्लम रहेगा। 8 महीना हो गया ना, तो मैं तो बोलूँगा ना, पब्लिक तो मेरा ही नाम लेंगे। और दूसरी बात ऐसा है कि मैंने करीबन 8 साल पब्लिक के लिए काम किया, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, ना पानी का ना नाले का। अभी कोरोना की वजह से जो सैनिटाइजर वो मैं कराता हूँ, मच्छर का जो दवा है वो भी करता हूँ, ब्लीचिंग पाउडर इधर खराब हो गया इधर आदमी फिसलेगा, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातें भी मैं करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति का मेरे को फ़ोन आता है कि वह पर्सनल कुछ काम और भी कुछ काम, मैं सब करता हूँ। ये काम बहुत देरी हो गया, मैं भी मानता हूँ, और पहली बार ज़िंदगी में समझ चाहता हूँ हमारे नागरिकों से कि मैं इसमें थोड़ा सा लेट हो गया। कई जगहों पे वहाँ पे पाइपलाइन की भी लीकेजेस है, और हाल ही में जब हमने दौरा वहाँ पे किया तो बड़े बड़े पत्थर जो है ईंट डाल के उसे बुझाया जा रहा था उन गड्ढों को, वहाँ पे क्रश नहीं किया जा रहा था उसे। तो ऐसे जब काम किया जाता है तो इसके लिए क्या कहेंगे? आपको लगेगा मैं अपना सफाई दे रहा हूँ, करीबन 5 दिन से अभी भी काम चालू है। रही जैसे आपको कॉन्टेक्ट किया, आज भी आज का रिकॉर्डिंग है मेरे पास, काम चालू है। और कुछ जगह पे क्या होता है, हमारा वाटर सप्लाई का इक्विपमेंट बराबर नहीं है जी, तो पूरी तरह कभी भी ज्वाइंट होता नहीं, कभी वेल्डिंग मशीन नहीं है, कभी पाइप के टुकड़े नहीं है, कभी पूरा पाइप चढ़ेगा तो पाइप नहीं है। ये हम लोग करीबन पहला जब मैं नगर सेवक था, अभी मेरा वाइफ है, तभी से यही तकलीफ है। तो इसमें हम लोग किधर न किधर दब जाते, लेकिन हम लोग खुद अपने भी पैसे से करते, अभी भी काम चालू। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। शिवगंगा अपार्टमेंट परिसर के नगर सेवक शेखर यादव से हमने मुलाकात की। आइए जानते हैं कि क्या कहा उन्होंने। जी शेखर जी, जिस प्रकार से जो कि आपके पैनल गांव के जो प्रभाव पड़ता है जहाँ नगर सेवक है, वहाँ पे जो कि शिवगंगा अपार्टमेंट का जो कि परेशानियाँ हैं आसपास के रहवासियों, तो किस प्रकार से जो बातचीत की जा रही है प्रशासन से, किस तरीके से इसका हल या फिर इससे सोल्यूशन जो है निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जनता जो है काफ़ी त्रस्त है। ऐसा है क्या, हमारे पैनल का 14 क्रमांक में, पैनल क्रमांक में वार्ड में जो शिवगंगा अपार्टमेंट है, ये 95 में जो बिल्डिंग बने थे वो धोखादायक में बिल्डिंग घोषित की हुई बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग गए साल 2019 में वो बिल्डिंग खाली करवाई गई थी धोखादायक घोषित करके। उसके बारे में वो जो बिल्डर ने वो बिल्डिंग बनाई थी, वो बिल्डिंग को FSI 2 माले का था, तो उसको 4 माला बनाया था या 5 माला, 5वां माला अनऑथोराइज्ड था, और जो दुकानें था वो अनऑथोराइज्ड थे। और फिर उसके लिए धोखादायक होने से उसको कॉरपोरेशन ने नोटिस देके खाली करवाई थी। और फिर उसमें से जो फ्लैट धारक जो थे, उसमें सेक्रेटरी, फ्लैट धारक, ये कुछ लोग हाई कोर्ट गए, तो कोर्ट ने उसके लिए स्टे दिया। कोर्ट ने उसके लिए स्टे दिया, उसके वजह से महानगर पालिका ये उसको डेमोलेशन करवा नहीं सकी, और वो उसी स्थिति में, वो बिल्डिंग आज उसी स्थिति में है। आसपास के जो रहवासियों ने नोटिस दिया गया कि जो है घरों को जो है शिफ्ट किया जाए, तो
उनकी काफ़ी दिक्कतें हैं, तो उसका सल्यूशन किस तरीके से जो है निकालने की कोशिश की जा रही है? प्रशासन से कुछ बातचीत या कुछ? हाँ, तो उसके लिए पिछले हफ्ते में ये बहुत इस टाइम में बारिश और ये सब होने से वो बिल्डिंग के कुछ फ्लैट के कुछ स्लैब गिरे, तो हम कॉरपोरेशन, उपायुक्त गणेश शिंपी, आयुक्त, हम सब वहाँ पर पहुँचे। नगर सेवक अरुण आशान, महापौर जी, हम सब वहाँ पर पहुँचे और वहाँ सब शिनाख्त की। और हमको ऐसा लगा कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, और हमने वहाँ पर सेक्रेटरी और वहाँ पर रहने वाले फ्लैट धारक जो अभी कहाँ दूर दूर रहने को चले गए, तो उनको सब जमा करके बुला करके हमने उनको बुलाया और उनको बोला बाबा तुम हमको इस बिल्डिंग के लिए एनओसी दो। तो हम हाई कोर्ट में जाके हाई कोर्ट से उसकी परमिशन लेके हम वो बिल्डिंग डेमोलेशन उनको करके देंगे, मगर वहाँ से कोई रहीवासी आगे आने को तैयार नहीं। हमने आयुक्त से कॉरपोरेशन में बात करके वो बिल्डिंग के लिए डेमोलेशन करने के लिए बोला है, मगर हाई कोर्ट में उसका होने की वजह से कॉरपोरेशन कुछ कर नहीं सकती है जब तक वो बिल्डिंग के रहवासी हमको एनओसी देते हैं। तो हम 2 दिन में वो बिल्डिंग डेमोलेशन करके वहाँ के लोगों को न्याय देने की कोशिश करेंगे। वहाँ लाइट जो है काटी गई थी, तो प्रशासन से बात करके उन्हें लाइट जो है पहुँचाई गई, या जिस तरीके से क्या अन्य सुविधाएं जो हाँ, तो उस दिन एकदम उस बिल्डिंग को एकदम धोखादायक स्थिति में लग रहा था, तो लाइट की वजह से शॉर्ट सर्किट होने से आजू बाजू में कुछ जान जोखिम होने से, खतरा होने से वजह से हमने इलेक्ट्रिक को बुला के, एमएससीबी को बुला के वहाँ की लाइट कटवाई थी। फिर वापस से जिनको जो 2 दिन के बाद वहाँ बैरिकेड लगा के जो बाजू के पड़ोस के लोगों को, जिनको हमको मालूम था कि इनको खतरा हो सकता है, उनको हमने नोटिस दे के उनको खाली करवाने को बोला था कॉरपोरेशन ने। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। शहर के व्यापार के विषय पर फेडरेशन ऑफ सिंधु नगर व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश दुर्गानी से हमने मुलाकात की। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जी, व्यापार की बात करें तो उल्लासनगर एक व्यापारिक शहर है और बड़े पैमाने में व्यापार किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना ने जो कि दुनिया की रफ्तार को रोक दिया, इसमें जो है लॉकडाउन के चलते खासा असर जो है पूरी दुनिया भर में देखने को मिला। भारत की भी जो है परिस्थिति खराब दिखाई दे रही है। उल्लासनगर शहर में क्या हालात है व्यापार के, ये जानना चाहेंगे। जिस तरीके से आप जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, तो क्या माहौल है शहर में व्यापार को लेकर? जैसे ही 20 मार्च से हमारे उल्लासनगर शहर को लॉकडाउन में लिया गया, उसके बाद अब जब शहर को खोला गया है, लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए शहर की काफ़ी स्थिति बिगड़ चुकी थी। स्थिति तो पूरे देश की, पूरे भारत की बिगड़ चुकी थी, लेकिन हम पर्टिकुलर उल्लासनगर की बात करें, काफ़ी स्थिति बिगड़ चुकी थी। लोगों को हर चीज़ के लिए तकलीफ़ हो रही थी, इंस्टॉलमेंट के लिए, बिल भरने के लिए, बच्चों की फ़ीस भरने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए। हर आदमी बड़ी तकलीफ़ से इस कोरोना के समय से, लॉकडाउन से निकला है, लेकिन उसके बाद जब उल्लासनगर शहर को लॉकडाउन के बाद खोला गया है, आज भी स्थिति तस की मस है। शहर ज़रूर खुला है, 5 से 10% सिर्फ शहर के अंदर एक मूवमेंट आई है। लोगों के पास आज भी बिजनेस नहीं है, टर्नओवर नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी या बड़ी इंडस्ट्री थी या जो छोटे व्यापारी थे, या जब 5 नंबर में जो जीन के कारखाने हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक स्टाफ जो लगता है, मेन पावर जो लगता है, जो लेबर लगती है, आज वो शहर में है ही नहीं। पूरे के पूरे हमारे जो लेबर है वो यहाँ से बाहर जा चुकी है, जो यहाँ पर न होने की वजह से आज न जाने कितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आज भी बंद है, रीज़न सिर्फ मेन पावर के लिए। तो ये हालात हमारे शहर के हो चुके हैं। लोग बहुत परेशान हैं, आज भी वो अपने आप को नहीं संभाल सक रहे हैं, आज भी वो अपने आप को नहीं चला पा रहे हैं।
इस पर ये जानना चाहेंगे कि देखिए आर्थिक परिस्थिति व्यापारियों पर आई है, वहीं पे लोगों ने अपनी जो है नौकरियां भी गंवाई है, लोगों के पास इस समय जो आर्थिक परिस्थिति में जूझ रहे हैं, तो क्या इसका भी एक बड़ा कारण देखने को मिल सकता है कि लोग जो है मार्केट में नहीं आ रहे होंगे आर्थिक तंगी के कारण, जिसके वजह से और जो है व्यापार पर इसका असर हो रहा है? बहुत ही उसका बहुत बड़ा प्रभाव है बिजनेस के ऊपर, क्योंकि लोग जो आज के दिन में कोई भी चीज़ अगर वो लेना चाहेगा, जब वो चीज़ उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी कि इसके बिना मैं नहीं चल सकता हूँ, आज वही आदमी घर में से निकल के उस चीज़ को ख़रीद करेगा। जो रूटीन था वो टूट चुका है। जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वही आदमी आज ख़रीद कर रहा है। बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत लोग घर से बेघर हो गए। तो आज जो हम अपने मार्केट में अगर देखना चाहें तो किसी के दुकान पे भी आप देखोगे तो आपको कस्टमर नज़र नहीं आएगा, अगर आएगा तो बहुत कम। तो बहुत ही तकलीफ़ के दौर से हम लोग अब गुज़र रहे हैं और ठीक 1 और 1.5 महीने के बाद दिवाली है, दशहरा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब त्यौहार जो आ रहे हैं उसके बाद भी आज बिज़नेस की हालत इतनी ख़राब है। अब आगे क्या होता है ये तो हम वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। और कितना समय एक अंदाज़न लग सकता है कि इस परिस्थिति से उभर सकें व्यापारी या फिर व्यापार? अगर ये पोजीशन जो लॉकडाउन अगर नहीं है, इस तरीके से अगर माहौल रह रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कम से कम बिज़नेस को वापस पिकअप होने में, मेन पावर को बाहर से यहाँ आने में कम से कम 1 साल तो ज़रूर लगेगा कि आदमी अपना बिज़नेस अपने आप चला सके। क्योंकि ये 2-4-6 महीने में कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम 1 साल चाहिए अपने आप को सेट करने लिए, और उसके बाद बिज़नेस करने में भी हम आप कुल मिला के अगर मानो तो हम 5 साल पीछे चले गए अपने बिज़नेस में। अब इस स्थिति को पार करने के लिए हमें 5 साल कम से कम चाहिए, ऐसी हमारी व्यापारियों की पोजीशन है। प्रशासन से किस तरीके की गुहार रहेगी या फिर मांग रहेगी कि व्यापार की ओर तो थोड़ी कुछ जहाँ जो मदद मिल पाए, सहूलियत मिल पाए? मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि उल्लासनगर एक बहुत बड़ा उद्योग नगरी है। ये जितने भी बिजनेस हैं इसमें से बहुत सारे भरकम टैक्स हम लोग कॉरपोरेशन को पेड करते हैं, प्रशासन को पेड करते हैं। मैं उनको सिर्फ एक ही पूरे व्यापारियों की तरफ से, अपनी फेडरेशन की तरफ से मैं उनको एक ही मांग रखना चाहूँगा कि हम सभी को, सभी व्यापारी को, स्मॉल स्केल बड़ी इंडस्ट्री को मिनिमम से मिनिमम 6 महीने के लिए लाइट का बिल माफ़ किया जाए और 6 महीने की जो हाउस टैक्स है वो भी माफ़ की जाए। इतना छोटा सा एक अगर हमारे व्यापारियों को कहीं रिलीफ मिलता है तो मैं प्रशासन को कहूँगा कि ये रिलीफ हमारे व्यापारियों को मिलना चाहिए, और ऐसी मेरी आपसे मांग है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। बारिश के मौसम में अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखें, आइए जानते हैं डॉक्टर रीटा रोचलानी से। जैसे कि हम सबको पता है कि कोरोना वायरस का जो एक मुश्किल समय गुजरा है और उसी में हमने समर में या रेनी सीज़न जैसे अभी भी चल रहा है और रेनी सीज़न जाने को है, तो उस साथ बहुत सारी बीमारियां भी सामने आई हैं। जैसे कोरोना वायरस के साथ हमें नॉर्मल जो सीजनल फ़ीवर होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें पता नहीं चलता कि कोरोना वायरस वाला फ़ीवर है या नॉर्मल फ़ीवर है, तो हमें एक डर सा लगा रहता है। और बहुत सारी बीमारियां मच्छरों को लेके होती हैं बारिश के टाइम पे, और बारिश जब जाती है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमारी होती है, हमें बहुत तकलीफ़ होने लगती है। और आज हम डॉक्टर रीटा रोचलानी से हम जानना चाहेंगे इस बारे में कि जनरल पब्लिक के लिए, यानी कि जो हर एक एज ग्रुप होता है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे इस चीज़ पे? I really appreciate that you have actually told that Corona has given us a lot of lessons. Yes. We underwent a very tough era of 6 months, last 6 months, because we were all in the lockdown inside the house, and we were scared all the time कि क्या होगा. But luckily, by and large, most of us could skate through very well, and plus we are now okay, we are healthy. But remember friends, कोरोना अभी तक गया नहीं है, कोरोना अभी भी है, तो हमको अगले 6 महीने के लिए उतनी सावधानी बरतनी है जितनी हम पिछले 6 महीने में बरत रहे थे। तो पहली बात, जिनको ज़रूरत का काम नहीं है ज़्यादा बाहर, प्लीज़ बाहर मत निकलिए, क्योंकि जो ज़रूरी है, जिनको नौकरी करनी है, जिनको काम पे जाना है, उनको जाना ही है। बाकी जो लोग टहलने जा रहे हैं, प्लीज़ वो सब, अभी तक सोशल गैदरिंग्स है, टहलने जाना, ये अभी तक अगले 3-4 महीने तो सब लोग केयर कर लीजिए।
And I think schools also are not going to start before 1st of January. That's apparently the central government rule. So I think that's a good rule because अगर बच्चे आपस में नहीं मिलेंगे ना तो ये डिजीज़ का एक्सप्लोजन नहीं होगा, क्योंकि जनरली क्या होता है बच्चे आपस में मिलते हैं ना तो एक बच्चा बीमार होता है तो 50 बच्चों को बीमार कर देता है, सो वो डिसीज़ एक्सप्लोजन होता है, तो वो नहीं होगा, तो वो भी डिले अच्छा है. और आई थिंक लोकल ट्रेन्स भी 1 नवंबर के बाद खुलेगी, तो आई होप कि बाय दैट टाइम द डिजीज़ रेट इज़ स्टिल कमिंग डाउन. प्लस हमको वो SMS वो तो हमको छोड़ना ही नहीं है. सेफ डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हमेशा यूज़ करना है और सैनिटाइज़र हमेशा यूज़ करना है. ये SMS हमको अगले 6 महीने भूलना ही नहीं है. वी हैव टू कंज्यूम बॉइल्ड वाटर और एक्वागार्ड वाटर. वी हैव टू ईट हेल्दी फूड इन द हाउस. वी डोंट हैव टू ईट आउटसाइड फूड एज मच एज पॉसिबल. ट्राई टू अवॉइड फूड विथ प्रिजर्वेटिव्स, जिसमें भी प्रिजर्वेटिव्स है वो नहीं खाओ ज़्यादा. जितना हो सके रास्ते पे लोग थूके नहीं, रास्ते पे मास्क उतार के नहीं घूमें, क्योंकि अभी आजकल हम देख रहे हैं लोगों को लग रहा है कोरोना चले गया, मास्क वास्क निकाल के. सो आई थिंक डोंट टेक इट सो लाइटली. लेट्स रियली फॉलो सर्टन रूल्स ताकि वी आर एबल टू पास दिस फेज ऑल्सो स्मूथली. बिकॉज अगर हमारे और 6 महीने निकल जाते हैं तो इट विल बी मच ईजियर फॉर एवरीबडी, बिकॉज एवरीबडी इज़ वेटिंग कि चलो वैक्सीन आएगा तो हम वैक्सीन लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे. नहीं, आई थिंक वैक्सीन इज़ अ बिग चैलेंज विद कोविड, यू नो. तो बिकॉज वैक्सीन बनने में ही हमारे को 6 महीने 1 साल लग जाएगा. तो उसके लिए वैक्सीन का इंतज़ार न करते हुए हम अपनी जो आदतें अगर मेंटेन करें ना तो हम स्मूथली ये पीरियड निकल जाएंगे. और जैसे मैंने बताया कि बुज़ुर्ग लोग और बच्चे तो घर से बाहर नहीं निकले बिकॉज दे आर द 2 वल्नरेबल कैटेगरीज. ऑल्दो चिल्ड्रन में ये बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी सेफ्टी ज़्यादा है. और बुज़ुर्ग लोगों को जिनको ज़्यादा बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है, आई थिंक दे शुड बी सिटिंग इन द हाउस. एंड जैसे एज यू सेड कि ड्यूरिंग रेनी सीजन जनरली वी गेट लॉट ऑफ वायरल फीवर्स. ये साल 4 महीने हमको वायरल फीवर्स नहीं मिले, जून जुलाई अगस्त हमको नहीं. अभी सितंबर में हम थोड़े थोड़े वायरल फीवर्स देख रहे हैं. दैट्स बिकॉज 3-4 महीने मूवमेंट ही नहीं था लोगों का, घर से बाहर ही नहीं जाते थे, तो क्रॉस इन्फेक्शन होता ही नहीं था. तो आजकल फिर भी थोड़ा मूवमेंट हो गया तो हमारे वायरल फीवर स्टार्ट हो गए. बट लकीली दे आर वेरी माइल्ड एंड सारे जल्दी ठीक हो जा रहे हैं, सो डोंट वरी. एंड द अदर थिंग इज़ दिस मस्कीटो बॉर्न इलनेस. और ये भी एक भगवान की कृपा है कि ये साल हमने बाकी बीमारियाँ इतनी कम देखी है बिकॉज ऑफ कोरोना. सब घर पे बैठे हैं, सब साफ सफाई में रह रहे हैं, रास्तों पे गंदगी नहीं है, तो डेंगू नहीं है, मलेरिया नहीं है. थोड़े से केसेस चिकनगुनिया के मिले हैं, ज़्यादा नहीं है. उल्टी जुलाब की इतनी बीमारी नहीं है, फूड पॉइजनिंग की बीमारी नहीं है, टाइफाइड की बीमारी नहीं है. तो ये एक प्रकार से बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि काफ़ी बीमारियां अभी ज़्यादा नहीं हैं. फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिलैक्स हो जाएं. वी हैव टू टेक आवर केयर सो दैट हम आगे भी बीमार नहीं पड़े. कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फिरोज गांधी की जयंती पर हम कोणार्क न्यूज़ आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं. फिरोज गांधी को हम देते हैं जन्मदिन की शुभकामनाएं. फिरोज गांधी का जन्म 12 सितंबर 1912 को एक पारसी परिवार में मुंबई में हुआ था. उनके पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम रतिमाई था. राजीव गांधी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दामाद, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और संजय गांधी के पिता फिरोज गांधी 2 बार संसद सदस्य चुने गए थे. वे एक नामचीन पत्रकार थे. उन्हें उनके जन्मदिन पर हम देते हैं शुभकामनाएं. स्वतंत्र भारत में रायबरेली सीट से वे 2 बार संसद में चुने गए थे. कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें. नमस्ते, जय झूलेलाल. मां एडवोकेट राज चांदवानी, इंडिया जे फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, जंहिं शख़्स हमेशह सिंधी क़ौम खे सपोर्ट कयो, पुश कयो, जंहिं शख़्स सिंधी कम्युनिटी लाइ जाम कुझु कयो, चाहे वो उल्हासनगर हुजे या आउट ऑफ इंडिया हुजे. जी हाँ, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर दादा राम जेठमलानी. उन्हनि जी पुण्य तिथि 8 सितंबर. उन्हनि जी यादि में
असां हिकिड़ो वेबिनार रखियो आहे ईंदड़ 13 सितंबर 2020 शाम जो 6 खां 6:45 ताईं। सिर्फ़ु अधु कलाकु तव्हांखे कढणो आहे कि असांजे हिन वेबिनार में असांजा चीफ गेस्ट नन अदर देन मिस्टर शंकर लालवानी, जेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आहिनि। जी हाँ, जेके सिंधियुनि जी शान आहिनि उहे बि थींदा असां सां गॾु ईंदा वेबिनार में। उन सां गॾु डॉक्टर राम जवाहरानी, जेके सर प्रेसिडेंट आहिनि ग्लोबल सिंधी काउंसिल जा, उहे बि पंहिंजो आशीर्वाद ॾियणु ईंदा। दादा हरदास माखीजा सर, जेके एक्स मेयर आहिनि उल्हासनगर मां, ऐं डॉक्टर नरेंद्र पंजवानी, जेके सर प्रेसिडेंट आहिनि नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन उल्हासनगर जा। इहे चारई शख़्स जेके सिंधियुनि जी शान आहिनि असांखे आशीर्वाद ॾियणु ज़रूरु ईंदा। ऐं वेबिनार में दादा राम जेठमलानीअ जे लाइ असां उन्हनि खे यादि कंदासीं ऐं दादा राम जेठमलानी जी यादि में इहो वेबिनार रखियो आहे। त तव्हां ॾिसणु न भुलिजो। इहो वेबिनार 13 सितंबर 2020 शाम जो 6 खां 6:45 ताईं। फेसबुक पेज एडवोकेट राज चांदवानी जे पेज ते तव्हांखे अचिणो आहे। इन करे तव्हां सां हथ जोड़े रिक्वेस्ट आहे इहो प्रोग्राम ज़रूरु ॾिजो। थैंक यू। जय झूलेलाल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे कोणार्क न्यूज़ अपना शहर अपनी बातें के नए एपिसोड में। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।